नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आज आपको इस खास कार्यक्रम में दुनिया में तमाम जंग के मैदानों को लेकर हर एक हलचल बताएंगे कौन कौन से वो वॉर फ्रंट है जो इस वक्त एक्टिव है और कहां पर इस वक्त रणनीतिक पैमाने पर भी बड़ी वृद्धि देखी जा रही है और बड़ी हलचल मची हुई है। विस्फोट में दुनिया के हर पहलू में, हर जंगी मैदान में किस तरीके की तस्वीर है वो आपको बताएं, उससे पहले जल्दी से आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं जिस पर विस्तार से जानकारी हम आप तक साझा करें। सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 की बात करते हैं। जंग में क्या अमेरिका हार चुका है? सबसे बड़ा प्रश्न अभी का, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच जंग भले ही थम गई है लेकिन तनाव अभी भी जारी है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में सीज फायर एक अहम पड़ाव साबित हुआ है। बातचीत का प्रयास तो हुआ लेकिन नतीजा सिफर रहा। हालांकि अब खबर है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है, दोनों ही पक्ष जल्दी ही समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन शर्तों में बहुत सी शर्तें ऐसी थी जो अमेरिका को मंजूर नहीं थी और इस बीच अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने का बड़ा ऐलान तक कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है? इस बारे में भी आज हम आपको विस्तार से डिटेल्ड जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले बात स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं। दूसरी स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, अपनों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ कैसे छोड़ दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के सबसे ज्यादा नुकसान की अगर चर्चा करें तो नुकसान सबसे ज्यादा किसी को हुआ है तो वो अमेरिका को हुआ है। ईरान को तो लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर हो या अन्य आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर जो नुकसान हुआ हो, इसका आंकलन तो किया ही जा रहा है, लेकिन अमेरिका की तो साख ही खराब हो गई है। जंग के दौरान अमेरिका के कई सहयोगी देशों ने साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया और उस वादे को भी छोड़ दिया जो अमेरिका के साथ रहने का उन्होंने किया था। और तो और अब तक अमेरिका के हर कदम में साथ रहे खाड़ी देश भी साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। शायद ही यही वजह है कि अमेरिका को अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बीच में ही रोकना पड़ गया। इस बारे में भी डिटेल्ड रिपोर्ट आज हम आपको देंगे। बात अब जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां हम आपको आज जानकारी देंगे कि कैसे अब तनाव लगातार बढ़ रहा है। और क्यों कह रहे हैं कि तनाव बढ़ रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, हालांकि इस बीच हॉर्मूज नामक जो पेंच है वो फंसा हुआ है। हॉर्मूज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। खबर है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है, लेकिन इस बीच अमेरिकी सेना ने एक ऐसी कार्रवाई की जिससे अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन फिर से बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। आज हम आपको इस बारे में भी ज्यादा जानकारी देंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं विस्फोट में विस्तार से इन स्टोरीज की हर एक डिटेल, हर एक रिपोर्ट। और सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, दक्षिणी ईरान के हॉर्मूज के साथ साथ देखिए इस वक्त जो तस्वीर बन रही है, हॉर्मोन्स की सभा का आयोजन किया गया है और दुश्मन ड्रोन का मलबा प्रदर्शित किया गया है। सभा में ईरानी सेना की ताकत का प्रदर्शन किया गया है और ये ताकत, ये दमखम जो ईरान इस वक्त दिखा रहा है काउंटर अटैक को दिखाते हुए, दक्षिणी ईरान का ये इलाका, दक्षिणी ईरान, सदर्न ईरान में ये जो सभा की तस्वीर है, जो आयोजन हुआ है, उसमें किस तरीके के जो विजुअल्स है वो सामने आए। जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। आप देखिए यहाँ जो आयोजन हुआ, यहाँ पर भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और सभी के हाथों में आपको ये फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे, ईरानी झंडे लेकर ये पहुंचे हुए थे और खास तौर पर ये नारेबाजी, ये जनसैलाब भारी तौर पर जो पहुंचा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है, ईरान के कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि इतने होने के बावजूद भी, इस स्थिति में भी ईरान अभी पीछे नहीं है और कॉन्फिडेंस अभी नहीं खोया है, वो अभी भी तटस्थ है, पूरी तरीके से स्टेबल है और विश्वास इस बात का ईरान के भीतर है कि अभी भी जंग में वो पीछे
नहीं हटे। आप जल्दी से तस्वीर आप देखिए, एक और तस्वीर ये देखिए, ये एक जीता जागता नमूना है और प्रमाण है जिसको लेकर चर्चा की जा रही कि आखिर क्या वो वजह रही जिसकी वजह से ईरान को घुटनों पर अमेरिका ला नहीं पाया। ये वही कॉन्फिडेंस है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो मलबा है, ये मलबा दिखाया गया और साफ तौर पर दिखाते हुए दुश्मन ड्रोन का मलबा दिखाने का प्रयास करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिखाया गया। इस सभा में ईरानी सेना के लोग भी शामिल हुए, ताकत दिखाया गया, दमखम दिखाया गया। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों के लिए, ये बड़ी जानकारी जहां साझा कर ली। ईरान ने वॉर टाइम का वीडियो जारी किया है, बाकायदे वॉर टाइमिंग को लेकर की तस्वीर जारी की है और समतल क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल की जो तस्वीर है वो अब इसके जरिए जारी की गई है, दागी गई है, उसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। ईरान ने अमेरिका इजराइल को चेतावनी भी दी है। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त जो इस चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो खास तौर पर इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द बनती हुई नजर आ रही है। पहली तस्वीर जहां वो मलबा, वो जो ड्रोन को लेकर के लोगों के पहुंचने का सिलसिला, अब दक्षिणी ईरान में हॉर्मोन्स पे ये सभा का आयोजन होना जिसमें कॉन्फिडेंस बाबुलंद देखा जाना ईरानियों का, ईरानी सेना का, वो अपने आप में दिलचस्प कड़ी खोलता है कि ईरान अभी भी तटस्थ है, स्टेबल है और अभी झुकने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कोई तस्वीर नहीं दिखा रहा है। अमेरिका चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितनी ब्लॉकेट लगा ले, इस वक्त हालात और मंजर ये है कि सब कुछ ईरान के फेवर में काम कर रहा है। दूसरी तरफ समतल क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर तस्वीर, ईरान ने अमेरिका इजराइल को चेतावनी दी है, सीधे तौर पर अलर्ट किया है और चेतावनी देते हुए यहाँ इस बात को रखा है, वॉर टाइम का वीडियो जारी किया है। वॉर टाइम के वीडियो जारी करने के साथ साथ ये जो क्षेत्र है जहां पर बताया जा रहा है रफ टेरेन्स के अलावा अभी इन समतल क्षेत्रों में भी जो हलचल है वो बहुत ज्यादा कड़े तौर पर हो रही है। अब इस वीडियो को जारी करके सीधे सीधे ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी ईरान रुकने वाला नहीं है और बैलिस्टिक मिसाइलें जो दागी गई समतल क्षेत्र से वो दमखम ईरान ने दिखा दिया। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है, ईरान ने ट्रंप के दावों की पोल खोली है। ट्रंप हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, आईआरजीसी इस पक्ष में नजर आई। सत्ता परिवर्तन के प्रयास फेल हुए हैं, यूरेनियम पर कब्जे की कोशिश भी नाकाम हुई है, हॉर्मूज पर नियंत्रण की कोशिश फेल हुई है। अब ये सत्ता परिवर्तन, रजीम चेंज, इसका जो प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे इसमें भी फेल हो गए। साथ ही हॉर्मूज पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही यूरेनियम जो कि एनरिच्ड रखा हुआ है, इस बात का जिक्र कई दफा अमेरिका कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन वो संवर्धित यूरेनियम भी ले जा पाने में इस वक्त अमेरिका विफल रहा है। तो इस विफलता को पुरजोर तौर पर पुरजोर तरीके से रखते हुए आईआरजीसी इस वक्त बताई जा रही है। यूरेनियम पर कब्जा की कोशिश भी नाकाम अमेरिका की हुई है और वो यूरेनियम अब भी ईरान का है, ये पक्ष इस वक्त रखा जा रहा है। ट्रंप हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के प्रयास फेल रहे हैं। जितनी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली रजीम चेंज के लिए वो हो नहीं पाया। आज भी मुस्तफा खामनेई इस वक्त पूरी तरीके से सत्ता संभाले बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर और, ईरान तनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, कोई विमान, एंटी एयरक्राफ्ट या रेडार नहीं है। ईरान की मिसाइलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लीजिए अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो है वो भी आ रहे हैं। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि ट्रंप के दावे खोखले हैं, ट्रंप के दावे पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। आईआरजीसी का कॉल यह है कि ट्रंप हर मोर्चे पर गिर गए हैं, हर मोर्चे पर फेल्योर साबित हुए हैं। सत्ता परिवर्तन वो करवा नहीं पाए, यूरेनियम एनरिच्ड वो ले जा नहीं पाए और इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो हॉर्मूज पर जो कंट्रोल है वो आज भी ईरान का है, हॉर्मूज पर भी नियंत्रण नहीं बना पाए। दूसरी तरफ आप देखिए बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे कि ईरान बेकरार है अभी इस वक्त। अगर कहा जाए ईरान चाहता है हथियार रखना, परमाणु हथियार उनके पास हो ही नहीं सकते हैं, कोई विमान नहीं है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है, कोई रेडार सिस्टम नहीं है। ईरान की मिसाइलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं, सफाया हो चुका है। लेकिन इस बीच ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, ये पूरी भूमिका
इस युद्ध क्षेत्र में, इस जंगी मैदान में तय कर रहे हैं। क्या अमेरिका जंग हार गया है? बड़ा सवाल यही है। और क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सुप्रीम कमांडर ने छोटे से मुल्क के घायल पड़े सुप्रीम लीडर के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या सबसे शक्तिशाली देश अब कमजोर दिखने वाले राष्ट्र से पराजित हो गया है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि एक ऐसी खबर आई है जो भले ही अरब जगत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए राहत भरी हो, लेकिन अमेरिका के लिए, खासकर ट्रंप के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। हालांकि इस बीच सवाल यह भी कि कहीं ये ट्रंप की कोई नई चाल तो नहीं है, जिसके जरिए ये वॉर टैक्टिक्स के जरिए ईरान को झुकाने का प्रयास, ईरान को उलझाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हो। हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके ईरान के लिए तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ईरान के युद्ध विराम उल्लंघन के बावजूद अमेरिका शांति समझौतों का प्रस्ताव भेज रहा है। करीब 40 दिनों के संघर्ष के बाद ईरान एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा और अब ईरान की शर्तों पर ही समझौता होने के आसार नजर आते हैं। समझौतों को लेकर अमेरिका सरेंडर मोड में नजर आने लगा है, क्योंकि जहां ईरान एक तरफ लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, तो वहीं अमेरिका संधि प्रस्ताव लेकर ईरान का दरवाजा खटखटाने में लगा है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने ईरान की जिद के आगे सरेंडर कर दिया, या फिर ये कोई साजिश तो नहीं। मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन जंग में ईरान को उसकी ताकत का एहसास हो गया, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे ताकतवर देश की शक्तिशाली सेना के सुप्रीम कमांडर को घुटनों पर ला दिया है। भले ही ईरानी नेतृत्व पर अमेरिका ने चोट की हो, लेकिन ना तो सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही परमाणु प्रोग्राम रुका और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म हुआ। ईरान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर यूएई तक बमबारी की, हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और अब अमेरिका अपनी नीति बदलता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और जल्द ही डील भी हो सकती है। खबरों की माने तो दोनों पक्षों के बीच 14 सूत्री फॉर्मूले तैयार हैं, जिस पर सहमति बनती नजर आती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने जो संधि प्रस्ताव ईरान को भेजा, उसमें दोनों ही पक्षों की मांगों को जगह दी गई। खबरों में दावा किया गया कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। इसके अलावा ईरान 12 सालों तक यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाएगा, तो वहीं ईरान की विदेशों में फंसी संपत्तियों को अनफ्रीज किया जा सकता है। समझौतों के तहत दोनों देश शिपिंग ट्रैफिक से प्रतिबंध हटा सकते हैं। इसके अलावा ईरान संयुक्त राष्ट्र को अपने परमाणु केंद्रों का निरीक्षण की इजाजत दे सकता है, साथ ही परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा भी कर सकता है। साफ है कि इस फॉर्मूले के साथ अमेरिका जंग से बाहर निकल सकता है। दावा किया जा रहा है कि अब तक इनमें से 3 मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि 11 मुद्दों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है और इन्हें अगले 30 दिनों में सुलझाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए ये राहत की खबर तो है, लेकिन ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनका नाम अमेरिका के नाकाम राष्ट्रपतियों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। तो इन शर्तों पर तो बात नहीं बन पा रही है, लेकिन इसके साथ साथ रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं, वो और भी बड़े और दिलचस्प कड़ियों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक अमेरिका और ईरान समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए आपको बता दें कि उन मुद्दों के बारे में जिन पर दोनों देश चर्चा कर सकते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे जल्दी से आपके सामने रखते हैं, जिन पर नया प्रस्ताव, नया कॉम्प्रोमाइजल स्टेट और कहा जा रहा है कि पूरा समन्वय बन सकता है। सोर्स इसका है पश्चिमी मीडिया। अब प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 30 दिन का समय, 30 दिन का वक्त एलोकेट किया जाए। साथ ही 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकेगा ईरान। 12 साल तक कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगा। विदेशों में मौजूद ईरानी फंड रिलीज किया जाएगा। जो ईरानी फंड फंसा हुआ है उसे वापस दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज से रोक हटाएंगे अमेरिका और ईरान। यहाँ पर इस
प्रस्ताव के तहत यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि इसके तहत ही, इसी के आधार पर ही आगे इसकी पटकथा लिखी जाएगी कि दोनों के बीच समन्वय हो जाए। जिनेवा और इस्लामाबाद में इस को लेकर वार्ता हो सकती है। अब क्या सफल होगी ये वार्ता, ये बड़ा सवाल। सैन्य शिपिंग प्रतिबंध हटाएंगे दोनों देश, और साथ ही साथ आपको बता दें नए प्रस्ताव में शिपिंग प्रतिबंध को लेकर, इन सैंक्शंस को लेकर के भी रूपरेखा तय की जाएगी। अब चाहे सैन्य तौर पर हो, मिलिट्री एस्पेक्ट पर हो, या सीधे सीधे बूट्स ऑन ग्राउंड की तस्वीर दिखाना हो। यूएन को परमाणु केंद्रों की निरीक्षण की इजाजत देना, ईरान इधर पूरी तरीके से न्यूक्लियर पैमाने पर एक एक डिटेल रिपोर्ट अब यूएन को भी देना उसे अनिवार्य होगा। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 30 दिन का वक्त और 12 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकना, विदेशों में मौजूद ईरानी फंड को रिलीज होना, हॉर्मुज से रोक हटाना अमेरिका ईरान दोनों की तरफ से, साथ ही जिनेवा और इस्लामाबाद में इसको लेकर वार्ता होना, जिसमें बात होगी कि मिलिट्री शिपिंग सैंक्शंस जो है वो कैसे दोनों देश हटाए। यूएन को परमाणु केंद्रों के निरीक्षण के लिए इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए कि ग्राउंड पर आकर चेक किए जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, टाइम टू टाइम इस पर मेंटेनेंस की जो बात है वो भी देखी जाए। अब इन दावों के बीच सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी उस हामी को लेकर है कि क्या अमेरिका ईरान दोनों एक पेज पर आ पाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने जोर शोर से ईरान पर हमलों की शुरुआत की। उम्मीद की जा रही थी कि ईरान पर बहुत कम समय में जीत भी हासिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका, इजराइल और उनके मित्र देश दहशत में आ गए। फिलहाल अमेरिका चाहे जितना अपनी जीत का दावा कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है, चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं डिटेल्स की आखिर इस वक्त ग्राउंड पर हालात क्या नजर आ रहे। खाड़ी में ट्रंप का वॉर शो फ्लॉप क्यों हम बता रहे हैं, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नजर आ रहा होगा। ये वही प्रश्न है और ये वही इस वक्त शौक है जो दुनिया झेल रही है। मकसद क्या था, ईरान पर हमला करके नक्शे से मिटाने की कोशिश, लेकिन हकीकत क्या है, दोगुनी ताकत से ईरान का पलटवार, और ये दोगुनी ताकत से काउंटर ईरान ने किया है। दूसरी तरफ मकसद आपको बता दें, ईरान में रजीम चेंज की कोशिश, सत्ता हस्तांतरण की कोशिश, लेकिन हकीकत क्या है, ईरान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब एक खामेनी एलिमिनेट हुए, उनके बेटे सत्ता संभाल रहे, IRGC अब संभाल रही है। मकसद क्या था तीसरा, ईरान में जन आक्रोश भड़काने की कोशिश, लेकिन जंग में ईरान के लोग एकजुट हो गए। अब इस जंग ने लोगों को भी एक कर दिया है। मकसद क्या था, परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश, लेकिन अभी हकीकत यह है, ग्राउंड पर रियलिटी यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पीछे अभी तक नहीं हटा है, ना आगे हटने की बात कर रहा है। हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की कोशिश, ये कहा जा रहा था कि हॉर्मुज पर कब्जा अमेरिका अपना चाहता है, लेकिन हुआ क्या है, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल अब भी बरकरार है और इसी को लेकर पेच भी फंसा हुआ इस वक्त बताया जा रहा है। ये वॉर शो फ्लॉप डोनाल्ड ट्रंप का हो चुका है और सीधे सीधे जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जानकारी मिल रही थी, जिसमें हॉर्मुज से कब्जे को अपना बढ़ाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहे थे, वो भी फेल हो गया, पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। कैसे, प्रोजेक्ट फ्रीडम से हॉर्मुज खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के वर्चस्व के कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ गया, रद्द करना पड़ गया। ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की गई कि कॉम्प्रोमाइजर स्टेट डोनाल्ड ट्रंप रेडी करे और उस पर हामी ईरान भरे, लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि ट्रंप के गुहार पर ईरान अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहता है। सिर्फ और सिर्फ सीज फायर हुआ है और इसमें भी हमले हो रहे हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइजर स्टेट भी अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने का प्रयास भी विफल रहा। अब वॉर शो डोनाल्ड ट्रंप का फेल हो गया, फ्लॉप हो गया है। इसके साथ साथ ईरान लगातार वो दावे कर रहा है, वो इस वक्त तस्वीर दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भरसक कोशिश कर ले, जितना प्रयास कर ले, लेकिन वो ईरान को झुका नहीं सकते, ईरान को हरा नहीं सकते। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा हो, इससे पहले कई दफा हो चुका है। इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार जंगें लड़ी हैं और करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान भी सहा, जवानों का खून बहा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अमेरिका को आखिरकार मोर्चे से बिना जीते ही पीछे हटना पड़ा, यानी अमेरिका ने पैसा भी गवाया, सम्मान भी गवाया। कब कब हुआ है, अब आपको वो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अमेरिका के साथ कब कब हुआ है, जब अमेरिका ने सारी लागत लगाई, अरबों खरबों पैसे लगाए, अरबों खरबों डॉलर लगाए, लेकिन तब भी हार का मुंह देखना पड़ा। बात इसमें सबसे पहले वियतनाम युद्ध की करते हैं। 20 साल की लंबी जंग, लंबी लड़ाई, एक लंबा वक्त यहाँ पर किया, लंबा
समय देते हुए बहुत अरबों खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहा। इसके बाद 20 साल के लंबे जंग के साथ भारी नुकसान के बाद मजबूरन पीछे अमेरिकी सेना को हटना पड़ा। अमेरिका का पहले बड़ा सैन्य असफलता के रूप में वियतनाम युद्ध को देखा जाता है। वियतनाम में बड़ी असफलता मिली। अब बात अफगानिस्तान युद्ध की करते हैं। $2 ट्रिलियन से अधिक का खर्च इसमें आया। खर्च होने के बावजूद भी सम्मान नहीं पाया। तालिबान ने अंततः सत्ता वापस हासिल ही कर ली और अब वापस वही तस्वीर बैक टू स्क्वायर बन चुकी है, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण बनी। अंत में अमेरिका की जो सेना है मजबूरन उसे भागना पड़ गया यहाँ से छोड़कर, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण करा नहीं पाए, रजीम मां की बदलवा नहीं पाए। अब बात इराक युद्ध की करते हैं। इराक युद्ध में जबरदस्ती अमेरिका कूदा अपने आप, और उसके बाद जबरदस्ती कूदने के साथ साथ इराक युद्ध में अमेरिका ने कैसे हार हासिल की, वो आप समझिए। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख ही डूब गए। जो सम्मान था, जो इज्जत थी, जो बची कुची थोड़ी सी, जो इस वक्त जो कहा जाए एक दमखम देखा जाता था, वो भी डूब गया। संघर्ष और अस्थिरता को जन्म इसने दिया और कहा गया कि अब अमेरिका उस फोर्स के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है जो पहले हुआ करता था। वो दमखम नहीं है। अब शब्दों में परमाणु का आरोप लगाकर हमला किया, और ये भी पूरी तरीके से क्रोनोलॉजी जो है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका एक ही पर्सपेक्टिव पर काम करते हैं, तो तेल का कारोबार या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। इनका नाम लेकर कोई भी काम करवा सकते हैं, कोई भी जंग छेड़ सकते हैं। परमाणु का आरोप लगा करके हमला ईरान जंग पर भी किया गया। न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास है, वो हमला कर सकता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए बड़ा सवाल इसके जरिए हो सकता है, और सैन्य ऑपरेशन को खत्म यहां पर भी करना पड़ा, और इसके बाद सीज फायर हुआ। अब ईरान जंग की बात हमने करी है, तो इसके साथ साथ ये जान लेना भी जरूरी है कि इस वक्त स्थिति जो बन रही है ईरान जंग में, अभी कोई भी सैन्य ऑपरेशन नहीं चल रहा है, सीज फायर की स्थिति है। लेकिन अगर हालात ये बन रहे हैं, हालात इस वक्त जो है चिंताजनक बने हुए हैं, जिसमें अमेरिका हार गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप के गले से उतर नहीं रही है। इसी वजह से बड़े बड़े जो धमकियां हैं वो भी दिए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच, इजराइल की लेबनान में बड़ी कार्रवाई जारी है। आईडीएफ प्रमुख ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। साथ ही आपको बता दें, तकरीबन 2000 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, इसका भी दावा किया गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को लेकर जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा। आईडीएफ प्रमुख ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है। दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों में वहां जाकर 2-4 हुए। तकरीबन 2000 आतंकियों को मारे जाने का दावा भी किया गया। अब ये तस्वीरें जो सामने आई है आईडीएफ के उस ऑपरेशन की, जहां हिजबुल्लाह के कई ठिकानों तक पहुंचकर उन्हें नष्ट करने का दावा किया गया। सीधे 2000 संख्या देखिए, 2000 जो टेररिस्ट है, जो आतंकी है, उन्हें मारे जाने का दावा आईडीएफ ने बाकायदे किया है। इजराइल की लेबनान में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का दावा, सबसे बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ प्रमुख ने बाकायदे दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का, नेस्तनाबूद करने का दावा किया। एक बड़ी खबर इस बीच, और हमास के खिलाफ आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई जारी है। गाजा के दर्राज इलाके में इजराइल का एक्शन। हमास के 5 आतंकियों के मारे जाने का दावा इसमें किया गया। तो एक तरफ यहाँ तो हिजबुल्लाह को भी निशाने पर लिया गया, दूसरी तरफ यहाँ हमास के खिलाफ भी जंग छेड़ी गई है। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर हिजबुल्लाह की तरफ एक्शन को लेकर, इजराइल की जो रुख है, जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के खिलाफ भी आईडीएफ अब आक्रामक रूप अख्तियार कर चुका है। इजराइल की दक्षिणी लेबनान में बड़ी कार्रवाई, जहां खुद आईडीएफ प्रमुख ने जाकर दौरा किया, 2,000 सैनिकों को मारा है, खत्म किया है, इसका दावा किया, उन ठिकानों को नष्ट किया जहां वो रुक रहे थे। और दूसरी तरफ हमास को लेकर जानकारी, हमास के खिलाफ आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई भी जारी है। गाजा के दर्राज इलाके में इजराइल का एक्शन हुआ है, 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर यहां भी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से शांति की ओर बढ़ता दिख रहा है। जंग के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से आई खबर ने इन उम्मीदों को बल दिया। हालांकि इस बीच एक आशंका ये भी मंडराने लगी है कि कहीं ये कोई नई चाल तो नहीं है।
हालांकि अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ? अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू टेंशन के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए। दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी ही ईरान में अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। शुरुआत में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के रूप में उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन उसके बाद से उनके सभी टारगेट्स अधूरे ही रह गए। ईरान घायल शेर की तरह दहाड़ा और ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस, समंदर में मौजूद अमेरिकी जहाज और आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स को जबरदस्त नुकसान हुआ। इजराइल पर तो जैसे कहर बरपा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सहयोगी ईरानी मिसाइलों की बरसात से परेशान हो गए। ईरान ने अपनी सधी हुई लेकिन अपने हालात के हिसाब से तैयार की रणनीति से पलटवार किया। उसने अपने सस्ते हथियारों से न केवल अमेरिका की महंगी मिसाइलों को बर्बाद किया, बल्कि उसे अरबों रुपए के सैन्य संसाधनों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये जंग अमेरिका की जेब पर भारी पड़ा। जंग में ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन नई मुसीबत लेकर आया। ट्रंप पर घरेलू मोर्चे पर भी भारी दबाव था। बढ़ी हुई महंगाई, गिरती लोकप्रियता और अपनों का छूटता हुआ साथ ट्रंप प्रशासन का सिरदर्द बना हुआ था। ट्रंप न तो अपनी जीत का ऐलान कर पा रहे थे और न ही जंग में आगे बढ़ पा रहे थे। हालांकि इस बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के अभियान यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने का ऐलान कर दिया, जिससे सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका ने अचानक ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका ईरान में अपने टारगेट हासिल नहीं कर सका। वो ना तो ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म कर सका, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रुका, ना तो प्रॉक्सी सपोर्ट थमा और ना ही ईरान में तख्ता पलट हुआ। फिर सवाल ये कि अमेरिका के हाथ जंग में क्या लगा। सवाल ये है कि अमेरिका इस घोषणा की आड़ में कोई नई चाल चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का अब तक का ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। हॉर्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। ईरान के आसपास खाड़ी में अमेरिकी जवान और सैन्य साजो सम्मान मौजूद है। दूसरी ओर बातचीत की टेबल सजी है, समझौते के लिए चर्चा जारी है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो क्या अमेरिका एक बार फिर हमला कर सकता है? ये बड़ा सवाल। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा। अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, उसके अपनों ने अपना साथ छोड़ दिया और ट्रंप की साख भी कमजोर हो गई। और इन सब के बावजूद अमेरिका के टारगेट अधूरे ही रह गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और क्यों ये बात सामने आ रही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी फेल हो गया? जल्दी से आपको बताते हैं डिटेल्स इसके लिए क्या कुछ सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला, नेतृत्व का पतन। लीडरशिप जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की थी, वो अब पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान और मजबूत हुआ और ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।
खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ और युद्ध में मारे गए कई अमेरिकी सैनिक। लेकिन इसके अलावा एक जो दिलचस्प कड़ी है वो हॉर्मूज को लेकर। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद हुआ और नेतृत्व के पतन के साथ हॉर्मूज स्ट्रेट भी सबसे ज्यादा अहम कड़ियों में से एक रही। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया और इस मॉडर्न वॉरफेयर में न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा हॉर्मूज जैसे स्ट्रेट एक ऐसा जलडमरू मध्य है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स के कंपैरिजन में ऊपर रखा गया। हॉर्मूज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई। अमेरिका ने हॉर्मूज पर नाकेबंदी शुरू की। ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोका गया। ईरान को आर्थिक नुकसान होने का भी दावा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो डोनाल्ड ट्रंप ने की वो ईरान को कमजोर आंकने की थी। अब ये कैसे, इसको लेकर क्या डिटेल है जल्दी से जानिए। ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझकर गलती करी। ईरान की ताकत का सही आंकलन अमेरिका नहीं कर पाया। ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज खड़ा करते हुए नजर आए। ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी और अरबों खरबों की मिसाइलें बर्बाद हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर घातक हमले किए, ताबड़तोड़, बैक टू बैक। अमेरिकी सुरक्षा घेरा ईरानी ड्रोन रोकने में भी नाकाम रहा। लेकिन इसके अलावा ट्रंप की प्लानिंग कहां फेल हुई और उस प्लानिंग में वो कौन से पैरामीटर थे जो फेल हो गए, कमी क्या थी वो जानिए। अपने मकसद हासिल करने में डोनाल्ड ट्रंप और उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल रहा। अमेरिकी प्रशासन के अंदर विरोधाभास दिखा। सही स्ट्रैटेजी ना होने से ऑपरेशन मकसद से भटक गया, डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अमेरिका को नुकसान क्या झेलना पड़ा जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल हो गया है। फेलियर की वजह ये सबसे ज्यादा बड़ी कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ। अमेरिका के मिसाइल भंडार पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। तो इस वक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल हुआ। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीर बन रही है जिसमें सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो ईरान के ट्रैप में फंस कर रह गए और क्या तस्वीर बनी, क्या इसको लेकर हलचल थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने 3 बड़े मिशन कैसे छोड़े, फिर कैसे भाग खड़े हुए और हर बार ट्रंप खुद ही जंग शुरू करते हुए भी खुद को रोकते बाद में नजर आए, एंड में फेलियर मिला और हर दफा ये कहते रहे कि पाकिस्तान और अन्य देश कह रहे हैं इसीलिए ये कदम उठाया गया है। कहां और कब हुआ है अब आपको बताते हैं। पहले जंग और फिर ट्रंप भागे। सबसे पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को, फरवरी महीने में इसे एक्टिव किया गया। पहली दफा सफलता जरूर मिली क्योंकि पहले में अयातुल्लाह अली खामेनी एलिमिनेट हो गए। इसके अलावा एपिक फ्यूरी का एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। दूसरा, प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉर्मूज के लिए यह अभियान था जिसमें पूर्णतः हॉर्मूज पर अपना काबू अमेरिका को बनाना था, लेकिन यहां पर भी यह फेल हो गया। तीसरा, ईरान पर हवाई हमला करना, पावर ग्रिड पर अटैक करना, यह भी पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि वहां का टेरेन, वहां की रफ स्थिति, वहां के इस वक्त जो हालात है, जो सिनारियो है, इससे भी कोई बड़ी सफलता डोनाल्ड ट्रंप को मिली नहीं, अमेरिका को मिली नहीं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि पहले जंग खुद झेड़ी, उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप भागे, जंग छोड़कर के पीछे हटते हुए नजर आए। ये तीनों अगर आप तस्वीरों को एक साथ रखेंगे तो आपको इसमें एक एक कण में ये नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट्स अधूरे रह गए, या यूं कहें टारगेट्स हिट ही नहीं हो पाए। एक ही अभी तक सक्सेस मिली है, वो अयातुल्लाह अली खामेनी की एलिमिनेशन को लेकर, एपिक फ्यूरी के सक्सेस के तौर पर। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसको एक्टिव करना था, जिसके लिए कहा गया कि पूरी रणनीति, पूरा जो है तैयारी कर ली गई है, ब्लूप्रिंट बना दिया गया है, उसे एकाएक रोक दिया गया और हवाला दूसरे देश का दिया गया कि पाकिस्तान की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ गया। अब ईरान पर हवाई हमले को लेकर के भी जो जानकारी मिली, कई बार हमलों को टालना पड़ गया क्योंकि अब जो है जंगी बेड़े से भी जो तस्वीर सामने आ रही है, अमेरिका खाली हो चुका है इस वक्त सैन्य ताकत से। ईरान ने कैसे एपिक फ्यूरी में तगड़ा पलटवार किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी और शायद इसका आंकलन खुद अमेरिका को नहीं था कि इस इंटेंसिटी के साथ काउंटर अटैक ईरान करेगा। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जानकारी कि ईरान ने जहाजों पर
सटीक हमले किए। ईरान ने छोड़ा नहीं, कितना ही डराया गया, कितना ही धमकाया गया, ईरान ने इसके बावजूद भी अमेरिकी जहाजों को टारगेट बनाना नहीं छोड़ा। तीसरा, 8 पुलों को टारगेट किया गया था, लेकिन ईरान ने हवाई हमले करके पूरी तरीके से उसे धता बताया। अब इन तस्वीरों के बाद अमेरिका और ईरान संघर्ष में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका के सैन्य संसाधन तबाह हुए, मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के लिए अपनी हिफाजत करना भी मुश्किल साबित हो रहा है, और जो मिसाइलें खत्म हुई उन्हें दोबारा से बनाने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में लंबा वक्त लग सकता है। जल्दी से अब आपको बताते हैं कि अमेरिका को इस जंग में कौन कौन से संसाधन खोने पड़ गए, गंवाने पड़ गए हैं। अब जानिए सबसे पहले हथियार के तौर पर या टोमाहोक मिसाइल, जो कि कहा जाता है अमेरिका कभी भी हमला करता है, किसी पर भी करता है, पहली सीरीज पहली रेंज टोमाहोक मिसाइल, ये भी खत्म होने की कगार पर, क्योंकि इस्तेमाल जो है 850 का किया जा चुका है, वो नष्ट हो चुके हैं। कीमत इसकी, लागत इसकी 20 करोड़, साथ ही चपत कितनी लगी है इसके जरिए 1700 करोड़ रुपए की चपत अमेरिका को लग गई है। अब टोमाहोक से ये हाल है तो दूसरी तरफ F-15E को ले लीजिए, तो इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो दावे भी खोखले इस जंग में साबित हुए। लेकिन कैसे ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है वो जानिए। इस्तेमाल कितने किए गए? 4, और नष्ट भी 4 हो गए। अब कीमत है 288 करोड़ एक की, चपत कितनी लगी है? 1150 करोड़ की। अब अमेरिका को ये जो डेंट है डिफेंस बजट में, इसका जो बहुत बड़ा तालमेल अगर कहा जाए तो देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो संसद है, अमेरिकी संसद में भी बहुत मुंह की खानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। अब तीसरे हथियार की बात करते हैं, KC-135 प्लेन 8 इस्तेमाल किए हैं अमेरिका ने, लागत इसकी 694 करोड़ है। और अगर कुल चपत की बात करें, कितनी चपत लगी अमेरिका को? 6246 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, यहाँ पर कितने अरबों खरबों का नुकसान अमेरिका झेल कर बैठा हुआ है, और अभी जंग रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। ईरान जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब बात MQ-9 रीपर ड्रोन की करते हैं, जो कि बहुत माहिर बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये रेडार सिस्टम पर भी नहीं आते। अब ये रेडार सिस्टम पे भले ही ना आ रहे हो, 17 यूज कर लिए हैं अमेरिका ने। अब लाए तो लाए कहां से, मैन्युफैक्चर करे तो करे कहां से इतने छोटे से वक्त में? 277 करोड़ की लागत लगती है, और कुल चपत 4709 करोड़ की लग चुकी है। ऑलरेडी MQ-9 रीपर ड्रोन खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, और सीधे तौर पर इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लोकल जो कंपनीज हैं उन्हें भी ठेका देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। F-35 फाइटर जेट्स की बात कर लेते हैं, 3 इस्तेमाल किए गए, 277 करोड़ की लागत आती है, कीमत आती है, और चपत इसके जरिए 831 करोड़ की अभी तक अमेरिका को लग चुकी है। ईरान से लड़ना ट्रंप के लिए महंगा इसलिए पड़ा क्योंकि ये तमाम हथियार जो उनके जंगी बेड़े में थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, वो अब यहां से पिक्चर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इनके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के जो मंसूबे हैं, जो टारगेट्स है, वो हिट नहीं हुए। अब एक और हथियार की बात कर लेते हैं, UH-60M हेलीकॉप्टर, ये अभी तक एक ही यूज हुआ है, 185 करोड़ इसकी कीमत है, लेकिन इसकी चपत भी देख लीजिए 185 करोड़। बेशक से अभी इसमें आंकड़ा कम लग रहा हो, लेकिन आगे आने वाले तस्वीर को अगर देखें, क्योंकि जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, आगे इसका और इस्तेमाल होगा तो और ज्यादा चपत लगी। अब वॉक्स की बात हमने कर ली, अब साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। दोनों देशों ने पिछले साल जून में ईरान पर हमला किया, जिसमें उसके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया था। इस बार फिर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी की गई। इसके बावजूद भी माना जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार अभी भी बना सकता है, अभी भी उसके पास सारी तकनीक, सारे हथियार मौजूद हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ी हार होगी, क्योंकि यही मकसद था और यही खाली रह गया। अब आपको बताते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो क्या क्या संभावना हो सकती है। सबसे पहली संभावना यह है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार वाला ईरान सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। ईरान खाड़ी में जो दमखम दिखाएगा उसके आगे अमेरिका भी नतमस्तक ना हो जाए। दूसरी संभावना, सऊदी अरब जैसे देश भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल हो जाएंगे। साथ ही
खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर परमाणु हमले का सीधा खतरा मंडराने लगेगा। उन सीआईए के स्टेशंस पर जहां पर अभी हमले हो रहे हैं, जहां से हमले प्लान किए जा रहे हैं। अब तीसरी संभावना लीजिए, साथ ही साथ चौथी संभावना यह कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के अस्तित्व पर संकट आएगा। ये लड़ाई शुरू ही इजराइल से हुई, जिसमें कूदा अमेरिका, और संकट के बादल इजराइल के अगर यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिच कर देता है ईरान। पांचवी संभावना क्या है? ईरान को परमाणु संपन्न बनाने से रोक पाना अमेरिका की वैश्विक विफलता मानी जाएगी। परमाणु तौर पर खुद को स्थापित करना ईरान जो कर लेगा तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल और खाड़ी देशों में सबसे बड़ी होड़ मच जाएगी। छठी संभावना यह कि ईरान परमाणु ताकत का डर दिखाकर यूएस को क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर सकता है। यह डर दिखाकर कि हम परमाणु इस्तेमाल कर सकते हैं, कि डर ही काफी होगा बाहर बेदखल करने के लिए अमेरिका को। सातवीं संभावना यह कि ईरान के प्रॉक्सी और अधिक निडर होकर के अमेरिकी संपत्तियों पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, अब ये तमाम जो संगठन है वो तस्वीर दिखा सकते हैं। इन संभावनाओं के तर एक बड़ी खबर अभी इस बीच सामने आ रही है। सीजफायर के बावजूद इजराइल के हमले जारी है। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा किया गया है, बाकायदे बैक टू बैक हिट किया गया है। बेरूत इलाका है लेबनान का जहां आईडीएफ ने हमले किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा। साथ ही आपको बता दें, सीज फायर के बावजूद भी इजराइल के हमले जारी है। तो क्या सीज फायर अभी भी एक्टिव है या ये भी बड़े प्रश्न के घेरे में रहा? अब सीज फायर को लेकर तस्वीर तो बन रही है, लेकिन ये जो विजुअल सामने आ रहे हैं जिसमें एक के बाद एक सटीक हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे हैं और ये बाकायदे आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। यह अंदेशा भी पहले जाहिर किया गया था ईरान द्वारा कि ये हमले रुकने चाहिए। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा किया जा रहा है। यानी तस्वीर अभी चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। बाकायदे सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीर। एक बड़ी खबर और, अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब ने छोड़ा साथ। यूएस को सैन्य बेस एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। स्ट्रेट नो। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बीच में ही रोक दिया क्योंकि अपनों ने साथ देने से इनकार कर दिया, अपनों ने हाथ छुड़ा लिया है और यूएस को सैन्य बेस देने से अब इनकार कर दिया है सऊदी अरब ने। सहयोगी आप एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। एकमात्र अभी सबसे बड़े एलाय के रूप में उभर रहा है वो है इजराइल, जिसको अपने मंसूबे पूरे करा ले। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी बीच में ही रोक दिया क्योंकि माना जा रहा है कि अपने ऊपर डेंट नहीं ले सकते हैं। मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं, अभी अप्रूवल रेटिंग 34% के तकरीबन गिर गई है। और ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोल देता है ये दो तस्वीर। एक तरफ आप देखेंगे दक्षिणी लेबनान की तस्वीर, सीज फायर के बावजूद इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल अभी तस से मस नहीं हुआ है। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी है। और दूसरे पेज पर आप देखेंगे अमेरिका के सहयोगी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं, अमेरिका के साथ अब खड़े नहीं हैं और अपना एयर स्पेस, अपनी जमीन उन हमलों के लिए भी देने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम भी इसके बाद कहा जा रहा है कि रोक दिया है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी हुई है। हालात ऐसे हो गए कि अगर आज से भी पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ तो तब भी उस पूरे तस्वीर को देखने में, उसे पूरा होने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि भी खर्च हो जाएगी। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा घाटे में अमेरिका रहा है क्योंकि अमेरिका पर उसके सहयोगियों का भरोसा उठ गया है। अमेरिका के यूरोपीय एलाइज, उनके सहयोगी तो दूर हुए ही, मिडिल ईस्ट में भी मौजूद सहयोगी देश उससे दूर हो गए। सीधा असर इसका अमेरिका के अभिमान पर पड़ रहा है। कैसे दिखाते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच जंग में सबसे संवेदनशील और अहम मुद्दा रहा होर्मुज। जंग और ईरान की आक्रामकता की वजह से होर्मुज से कई देशों के जहाज नहीं निकल पा रहे थे। अमेरिका ने जहाजों को निकलवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही उसे वापस ले लिया।
अमेरिका ने अचानक ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर किया? क्या अमेरिका की सेना अब होर्मुज में ऑपरेशन के लायक नहीं बची? उसकी ताकत कमजोर हो गई है? ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका को अपने सहयोगियों की वजह से ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को वापस लेना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कई देशों के आग्रह पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। हालांकि खबर है कि उन्हें ये फैसला अपने अहम सहयोगी देश के दबाव में लेना पड़ा। दरअसल सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने से पहले अपने सहयोगी खाड़ी देशों को भरोसे में नहीं लिया, जिससे माहौल बिगड़ गया। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी विमानों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं देगा। साथ ही उसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सऊदी अरब का ये फैसला अमेरिका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में क्षेत्रीय सहयोग बेहद जरूरी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिसके बाद अमेरिका ने मजबूर होकर इस मिशन को रोक दिया। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ही कुवैत ने भी अमेरिका को सैन्य बेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। चूंकि सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने अमेरिका को इजाजत नहीं दी, ऐसे में अमेरिका के लिए होर्मुज में जहाजों को सुरक्षा दे पाना बेहद मुश्किल था। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका ने 2 जहाजों को निकालने में सफलता पाई। पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सैन्य ताकत भी तैनात की गई थी, लेकिन बिना सहयोगी देशों के समर्थन के ये मिशन आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान में आसपास के देशों के एयर स्पेस और बेस का इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ऑपरेशन को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है, ताकि युद्ध को खत्म करने के लिए किसी समझौते की संभावना तलाश की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं और इसके लिए वो दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां अमेरिका होर्मुज में नाकेबंदी और जुबानी वार जैसे उपाय अपना रहा है, तो वहीं ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच यूएई पर हमला हुआ। यूएई ने ईरान पर हमले का आरोप भी लगाया, तो ईरान ने हमले से अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर है कि यह हमला महज ऑयल फैसिलिटी पर ही नहीं था, बल्कि यूएई की लाइफलाइन को भी काफी नुकसान हुआ है। कैसा नुकसान, कितना नुकसान और किसने दिया यह नुकसान, दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं यूएई के फुजैराह में ऑयल फैसिलिटी की। यहाँ से उठती लपटें मिडिल ईस्ट की शांति को जलाकर खाक करने को तैयार है, तो वहीं इससे उठता धुआं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अब तेल से जल युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फुजैराह पर हुए हमलों से ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब धुआं छटा तो पता चला कि इससे फुजैराह में मौजूद डेसिलिनेशन प्लांट को भी भारी नुकसान हुआ।
के अनुसार एक ड्रोन हमले में प्लांट की बिजली सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 24 घंटे तक उत्पादन 30% तक घट गया, जो बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि खाड़ी देश अपने पीने के पानी के लिए काफी हद तक डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर रहते हैं। यूएई अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी समुद्री जल को साफ करने यानी डिसैलिनेशन के जरिए बनाता है। हॉर्मुज के जरिए खाड़ी देशों से तेल ही सप्लाई नहीं होता, बल्कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को चलाने के लिए जरूरी केमिकल्स और स्पेयर पार्ट्स भी हॉर्मुज से ही होकर आते हैं, और वर्तमान हालात में ये सप्लाई भी प्रभावित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फुजेरा में हुए हमलों की वजह से यूएई में पानी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में बोतल बंद पानी की कीमत महज 48 घंटों में ही करीब 40% तक बढ़ गई। वहीं बड़े होटल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स ने पानी के इस्तेमाल पर राशनिंग लागू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये संकट 15 दिनों से ज्यादा समय तक चला तो यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी पानी की भारी कमी हो सकती है। हॉर्मुज सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की जल जीवन रेखा भी है। फिलहाल हालात को देखते हुए कतर ने अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स की सुरक्षा बढ़ा दी, तो वहीं सऊदी अरब अब लाल सागर के रास्ते जरूरी केमिकल्स मंगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इधर से केमिकल्स की लागत काफी बढ़ जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।